बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अभी तक मेंटली इस बात से रिकवर नहीं कर सका हूँ। मेरा जहन जो है उस कैफियत से नहीं निकल सका कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गैर रस्मी तरीके से तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया गया है। ये सदर का जो ओहदा है तहरीक इंसाफ में, इसकी कोई तारीख नहीं है। ये पार्टी में कभी भी मौजूद नहीं था। ये एक ख़ास हालात के अंदर जो है ये इसको पैदा किया गया था या इसका वजूद आया था। हुआ यूँ कि 2011 के आखिर में आखिरी 2-3 महीने थे जब तहरीक इंसाफ का मेरा ख्याल में 30 अक्टूबर का जलसा शायद हो गया था और या होने वाला था। मैंने इमरान खान साहब से बात की थी कि जावेद हाशमी साहब को तहरीक इंसाफ में लाने की कोशिश करें। तो इमरान खान साहब हकीकत यह है कि दम बखुद हो गए, शशदर हो गए। कहते हैं कि वो कभी ये मुमकिन नहीं है। तो मैंने कैजुअली कहा, मैंने कहा कोशिश में क्या हर्ज है। मेरे जावेद हाशमी साहब से बहुत ही गहरे मरासम है। मैं उनकी सियासत के अंदर कभी भी दखल नहीं दिया। उनकी सियासत हमेशा से एक बड़ी आज़ाद मनश इंसान की रही है, तालिब इल्मी के ज़माने में भी और उसके बाद भी। लेकिन मैं उनको एक बहुत बड़ी उनको एस्टीम में रखता हूँ। तालिब इल्मी के दौर में जो उनका तुरा इम्तियाज़ है, जिसका भी सियासत, उसके अंदर एक अजीब-ओ-गरीब चाशनी थी। उसको उस ज़माने के तालिब इल्म ना सिर्फ इंजॉय करते थे बल्कि उसको ऐप करते थे, उसकी नकल करते थे या उसके पैटर्न पे उन्होंने अपनी सियासत इस्तवार की। लेकिन मेरे कुछ उस ज़माने में कुछ रिजर्वेशंस थी। मैं भी बड़ी फिक्सेशन वाला आदमी, बड़ा एक ख़ास एक्सट्रीम सोच वाला आदमी। जमीयत में से वो थोड़े पीछे हट गए। मैं कभी ज़हनी तौर पर आज तक एक लम्हे के लिए भी जमात इस्लामी की नज़रियाती सियासत अपने आप को अलहदा नहीं कर पाया हूँ, बल्कि मैं उसी तरीके से, उसी शद्दमत के साथ अपने आप को उससे मुंसलिक पाता हूँ। तब तो मैं प्रैक्टिकली भी उनके साथ दिन रात में वक्फ किया हुआ था। फिर बाद में जब वो दूसरी सियासत में आए, जो मुल्की और जो वतनी सियासत में, तो आते ही वो छा गए और मरकज़ी लेवल के कौमी सतह के रहनुमा बन गए। फिर भी उनकी सियासत से मेरे इख्तलाफात मेरा किसी न किसी तरीके से, मैं शायद पूरी तरह मुतफिक ना हूँ, लेकिन उनकी ज़ात के लिए मेरी चाहत, उनकी ज़ात के लिए मेरी इज़्ज़त, एहतराम, जो मेरा उनसे एक अक़ीदतमंदी थी, वो उसका सिर्फ मुझे ही पता है कितनी है और आज भी मौजूद है। और मैं उनको बहुत ही, मेरे लिए उनकी कदर मंज़िलत है। बहरहाल जब इमरान खान साहब मबहूत हो गए, हकीकत है, ये लफ्ज़ मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, उनको मुझे समझ आया कि इमरान को कभी मैंने इस तरीके से शशदर नहीं देखा, हक्का बक्का नहीं देखा। तो मैंने बड़े कैजुअली का या यूँ कंधे उचक के मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, ना ही कर देगा, ट्राई तो करें। कहते तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कहा कि अगर आ जाए ना तो इससे बड़ा वाक़या नहीं होगा। कहते ये तो अगर कोई हमारा दाव लग जाए। मुझे याद है कि मैं एक छोटे से कमरे, हम दोनों अकेले बैठे थे और बहुत सारे रश में हम अकेले होकर हमने ये गुफ्तगू की। बहरहाल मैं उनको जो है अगले दिन हाशमी साहब को फ़ोन किया मालूम करने के लिए कि इस्लामाबाद है, मुल्तान, पता चला मुल्तान है। तो मैं फौरी तौर पे अगले दिन ही मुल्तान चला गया। वहाँ चल के मैंने उनसे बात की। तो पहले तो उनका थोड़ा सा उन्होंने जो है उसको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उससे पहले मैं उनको 2-3 दफ़ा तहरीक इंसाफ के, बल्कि एक दफ़ा पेशावर में तहरीक इंसाफ के धरने में ले आया था। ये मतलब इतना उनका मेरा ताल्लुक़ था और वो मेरी इतनी इज़्ज़त करते थे कि मेरी वजह से दूसरी पार्टी के धरने में आ गए थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी मुस्लिम लीग नून ने उनको बहुत सारे और के ख़िलाफ़, जहाँ पे उनके कई कायदीन जो नहीं चाहते थे कि जावेद हाशमी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, आम मुस्लिम लीग की वर्कर ने कन्वेंशन से इस्लामाबाद में शोर गो करके उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। और लेटेंट स्पिरिट में, यानी कि नवाज शरीफ साहब के बाद, इससे पहले ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में वो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के सदर थे पाकिस्तान पूरे के, जेल में भी फिर रहे 5-6 साल। एक और स्टोरी है। तो मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने कुछ थोड़ा सा किया, तो मैंने कहा छोड़ो यार भाई, जब सियासत तो इमरान खान साहब की है। और मैंने भी उन दिनों एक चेक लिस्ट जो है रटी हुई थी, और एक जो औसाफ़ हमीदा इमरान खान साहब के, वो मैं लोगों को ऐसा बताता था कि वो mesmerize अगर नहीं भी होते थे तो कम अज़ कम नीम कायल हो जाते थे। कुछ भारत मेरा उनसे एक ताल्लुक़ भी था।
करते कराते जब वो आ गए तो मेरे जहन में था कि अब ये आएंगे तो इनको हम एडजस्ट कहाँ करेंगे। तो इमरान साहब से मेरी बात हुई तो इमरान ने कहा तुम बताओ। तो मैंने कहा बात तो ये है कि उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दें, वो भी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। हमें नतीजे पहुँचे कि इनको पार्टी का सदर बनाया जाए और ये पोजीशन क्रिएट की जाए। मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ को, चूँकि मैं कभी मेंबर नहीं रहा, मुझे नहीं पता कि ये पोजीशन क्रिएट की गई या नहीं की गई। लेकिन जब कराची जलसे में 25 दिसंबर को आए, इतवार का दिन था, उसी दिन इमरान खान साहब के जो है उनके साथ जब बातचीत हुई तो उनको उसकी ऑफ़र दे दी गई। उससे पहले भी एक मुलाकात में इमरान खान, जब उनके साथ मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो कराची जलसे से 7-8 दिन पहले, मेरा ख्याल में 15-16 दिसंबर को एक इमरान खान साहब के, जावेद हाशमी साहब की इस्लामाबाद में मेरी बहन के घर में मीटिंग हुई। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि रिकॉर्ड पे आ जाए, क्योंकि इनको कभी मैं कंपाइल करूँ तो मेरे याददाश्त में कई चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे इमरान खान साहब और जावेद हाशमी साहब और मैंने बैठ के वो सारे जो है बुनियादी असूल तय किए और इस तरीके से वो तहरीक इंसाफ में का हिस्सा बनने के लिए बताया। तो इमरान खान साहब ने उनको यही बताया कि हम आपको कोई जगह भी देंगे, पार्टी सदारत भी देंगे। जावेद हाशमी साहब ने ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल अंदर से तो उनका कर रहा था कि बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन ऊपर से उन्होंने बहरहाल ये कहा कि नहीं इसकी बहरहाल कोई भी ज़रूरत हो, मैं कोई ओहदों को भूखा नहीं हूँ। अच्छा, ये अलग बात है कि भारत सियासतदानों को ओहदे चाहिए होते हैं, मैं उनके लिए लफ्ज़ भूखा तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सियासतदान ओहदों के भूखे होते हैं। अब ये ओहदा जावेद हाशमी साहब के साथ आया, उसके साथ ही दफन हो गया। पूरा 3-3.5 साल रहे, या पूरे 3 साल रहे। उसके बाद जो अलहदा हुए और उन्होंने उसको खैराबाद कहा, तो ये ओहदा फिर उसी तरीके से गवर्नमेंट हो गया अपना, या उसका वजूद पे था ही नहीं आइन में, और वो ख़त्म हो गया। हालांकि इसमें इलेक्शन भी हुए जिसमें जावेद हाशमी साहब फिर ने इलेक्शन के ज़रिए भी तहरीक इंसाफ में उन्होंने ये ओहदा हासिल कर लिया था। अब जब इन्हें छोड़ा तो वो ओहदा मौजूद था तो किसी ने कब्ज़ा नहीं किया या बताया नहीं। मुझे तकलीफ़ ये होती है कि मैं आज कॉलम लिखा इसी बात पे, उसमें तो मैं नहीं लिख सका, लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वो जो है ना, वो जो है कि जी इस सदर के लिए कहाँ पे जावेद हाशमी साहब और कहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके मैं किसी तरीके डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो एक और बड़ा आउटफिट के हैं। चौधरी शुजात साहब होते तो उनका एक स्ट्रेचर था, वो एक चीज़ थी। और क्या ज़माना था कि इमरान खान साहब चौधरी शुजात साहब को मेरी मिन्नत करने के बावजूद भी मिलने से इनकारी थे कि यार इनको मिलना, मैं अपने आप को बदनाम कराने वाली बात है। परवेज़ इलाही साहब तो वो कभी चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं थे। आप सुन रहे हैं ना, पंजाब के सबसे बड़ा डाकू, कई दफ़ा कह चुके हैं ललकार के फनकार के। ये परवेज़ इलाही साहब ने चंद दिन पहले ही, अभी मेरे ख्याल है वज़ारत आला से इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उन्होंने कहा खबरदार जो बाजवा का नाम लिया, एडिटी ज़बाने करके थे बाजवा के बारे गाल कर दे फिर दें, तू उतार आ गई है, ये इमरान खान को कह रहे हैं। फिर काफ़ी देर बाजवा का नाम नहीं लिया और परवेज़ इलाही साहब जो है, और इनके इसी तरीके से वो नेपियर बदलने का भी कह चुके थे। लेकिन मैं इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, वाक़या छोटा सा था, मैं चूँकि मुझे पूरा याद आ गया मैंने सुना दूँ। तो उनको जावेद हाशमी वाली पोजीशन पे ला के बैठा दिया गया, जिनको इमरान खान साहब चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कॉलम में भी लिखा है कि कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भवन, बस यही हाल है, कहाँ जावेद हाशमी और कहाँ परवेज़ इलाही। लेकिन इमरान खान साहब, यही होती है अल्लाह में ग़ज़ा, और ये होती है एक पकड़ जिसकी गिरफ्त में आप आ चुके हो। दूसरा है जनाब गिरफ्तारियाँ, तो ये एक बड़ी मज़ाहिया प्रोग्राम है। कल इन्होंने कहा जी हमारे 500 से 700 बंदे पकड़े गए। इनका ख्याल था बाद में कहेंगे कि 500-600 गायब हो गए। पुलिस ने खड़े होकर गिनती कर दी, 80 बंदों में से 20, 25, 30 बंदे पुलिस ने बड़ी मेहनत से पकड़े। उसके बाद शामिद कुरैशी साहब को ये कहना कि और देखो मैं समझ रहा था मुझे CCPO ऑफिस लेके जा रहे, वो CCPO ऑफिस गुजरा जा रहा है, मुझे यहाँ से गुजारा जा रहा है, मुझे वहाँ नहीं लेके जा रहे। आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं अबूरी हुकूमत के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये समझ रहे थे कि इनको चाय बिस्कुट जाके खिलाएंगे CCPO के कमरे में, इनको यही बताया गया था। इनफैक्ट हुकूमत ने भी धोखाधड़ी के बुनियाद पर पकड़े। ये तासुर ये दे रहे थे कि हम तो नहीं पकड़ेंगे जब आप कानून नहीं तोड़ेंगे। इनका ख्याल था हम ज़बरदस्ती वैन में घुसेंगे उतर आएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आज के वाक़यात ये साबित कर दिया कि इनके जहन में यही प्लान था। आगे है खुरान, ऊपर बैठा है राना सनाउल्लाह,
जिसको आप 100 गालियाँ देते रहें, वो बहुत ही नरम खू आदमी है, अंदर से नरम मिजाज आदमी है, बड़े वेल मैनर्ड आदमी है, लेकिन इस वेल मैनरिज्म के अंदर भी वो अपना काम करना जानता है। मुझे ये नहीं पता ये राना सोनावाला साहब की कारनामा है या सूबाई हुकूमत का। वो उठा के आज कोई राजनपुर बैठा है, कोई लिया बैठा है, कोई मियाँ वाली बैठा है, कोई जंग बैठा है, कोई बखर की जेल में बैठा है, कोई कोटद्दू की जेल में बैठा, अजीब व गरीब तरीके से। और उनकी औलादें जो हैं, उनके दोस्त लवाकिन जो हैं, उनकी बाजियाबी के लिए और जमानतों के लिए कोर्टों में फिर रहे हैं। मैंने आज सुबह पीटीआई वाले से पूछा कि हजूर इनकी जमानतें तो हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये तो जेल भर तहरीक का मतलब ही ये होता है कि जमानतें नहीं करवानी, और हुक्मरान मजबूर हो जाते हैं उनको छोड़ने में, जेलें भर जाती हैं, जगह नहीं होती, फिर छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो तो खैर पुलिस ने भी कहा जी भाई जिन्हें आना है वो प्रिजन में, आखिर में पहले उन्होंने इनको थोड़ा सा बड़ा नरम दिखाया, बड़ी पिकनिक स्टाइल माहौल रहा, अव्वल तो बंदे ही नहीं निकले। मेरा ख्याल था, मैंने कल कहा 4-5 हज़ार, वो तो हकीकत है कि मुझे इंटेलिजेंस वालों ने आज बताया कि हुजूर आपने, बल्कि मुझे फ़ोन करिएगा कि आप 5,000 कह रहे हैं, आपको मैं हल्फन कसमन कहते हैं कि 700-800 बंदा भी नहीं था। और जैसे गिरफ्तारी होने लगी सारे भागने की कोशिश की, 30-40 बंदे पुलिस ज़बरदस्ती की। लेकिन सबसे बड़ा लतीफ़ा तो केपी में हुआ ना, जहाँ पे आज परवेज़ खट्टक साहब, तीली बादशाह तो और एक असद कैसर साहब, ये सारे वैसे एस्टेब्लिशमेंट के, कल भी जो लाहौर में गिरफ्तारी वो भी एस्टेब्लिशमेंट वाली टीम है, वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट वाली टीम जो थी, और साथ 2-4 और भी, यूसुफ जई साहब वगैरह सारे आ गए। इनका कल देख चुके थे लाहौर में। चुनाचे DI खान में और सवात में तो ये निकले नहीं, जहाँ इनको कहा गया था कि वहाँ निकले, उनका वो अलहदा मैं हाल देता हूँ। KP के अंदर जब इन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले तो पल कॉन्टिनेंटल पेशावर में इन्होंने खूब जो है खुराक लगाई, अच्छा जो है 5-6 हज़ार रुपये पर हेड का खाना खाया हर एक ने, या 7-8 हज़ार का। फिर उसके बाद जनाब आए और उसे पुलिस ने कहा जी कि आप बैठ जाएं, तो बैठ के बड़े पुरअमन तरीके से जैसे चलने लगी, लोगों ने आगे रोक के और उनको छुड़वा लिया। पुलिस मिन्नतें करती रही। मैंने इतनी फर्शनास पुलिस की ऐसी फर्शनासी मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने नहीं देखी, कि जो बिल्कुल अनाउंस कर कर ये कहती है कि हजरात आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, थाने में आपको आराम से रखा जाएगा, प्लीज़ बैठ जाए प्रिजन वैन में। अच्छा वो कहाँ बैठ के उनको वो छुड़ा के ले गया, पेशावर में कोई गिरफ्तारी नहीं। अच्छा यहाँ पे तो यहाँ DI खान, अली अमीन गंदापुर और उधर मुराद सईद और महमूद खान, उनकी जगह वहाँ पुलिस ने बड़ी ज्यादती की। पुलिस के घर में पहुँच गई, बाहर उन्हें मेगाफोन पे अनाउंस किया कि हजरात जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है बाहर आ जाएं, उनके लिए गाड़ी आई खड़ी है, आपको ले जाते हैं। तो ये वो था तहरीक। मैंने कल कहा था कि ये जो तहरीक थी ये इमरान खान साहब मुदाफ़ाना चीज़ थी। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने फिर दोहराता हूँ कि 25 मई के में एक वाहिद जगह थी जो इमरान ने पूरी कोशिश की, उसने जान भी थी, उसमें 30 लाख बंदा लाना था, उसकी बुरी तरह नाकामी ने उसको जो जिस तरीके फ्लॉप हुई, उसके बाद आ गई 26 नवंबर, वो भी फ्लॉप हुआ। कतई नज़र के इसको रावलपिंडी में जाने के बाद मजीद एम्बेरसमेंट भी हुई। उसी गो में बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से मशवरा किए, किसी एक पार्टी के बंदे मशवरा नहीं किया, KP के पंजाब की असेंबली डिजॉल्व कर दी। सुप्रीम कोर्ट को भी आज कहना पड़ा है, अतमिनुल्लाह साहब, मशहूर शाह साहब दोनों ने कहा है कि हमें ये भी देखना है कि जो वज़राए आला हैं उन्होंने किसी दबाव में किए हैं या अपनी विल से किए हैं। ये उसके बाद ये जो जेल भर तहरीक है, ये एक मायूसी है, ये एक जिसको कहना चाहिए कि मुदाफ़ियाना अमल है। और हकीकत यह है कि ये इमरान खान साहब जिस तरह पहले क्लूलेस थे, असेंबलियों के इस्तीफ़े देने से लेके और लॉन्ग मार्चेस से लेके और असेंबलियों की तहलील से लेके और जेल भर तहरीक में भी बिल्कुल बैन ही वही सूरत हाल से 2-4 है। चुनाचे कोई हैरत नहीं हुई कि आज वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गई है, बिन खिले मुरझा गए। 1.5 दिन के अंदर कोई तहरीक ख़त्म होते देखी है? ये इमरान खान साहब की थी, जिसको हम कह रहे थे कि नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी। और उन्होंने अब कई जो लोग फंस गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कम से कम महीना 2-2 महीने छोड़ा जाएगा, क्योंकि MPO के साथ पकड़ा गया, 1 महीने के बाद फिर कर देंगे। वो 3 दफ़ा कर सकते हैं, 3 महीने के रखा जा सकता है, फिर पता नहीं कौन क्या बनेगा। लेकिन इमरान खान साहब के सामने 2 बातें होगी। एक तो उनके सामने ये होगा कि शायद इसे मैं गुजारा चल जाए, प्रेशर हो जाए,
जैसे पिछली दफ़ा पनामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया था, फिर उनका काम बन गया था। जो उनका ख्याल था कि ये जेल भर तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस। ये क्या एक अजीब, ये जिसको हुस्न इत्तफाक कहें कि लास्ट टाइम भी पनामा पे इन्होंने इस्लामाबाद जब पहुंचने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद को घर पहुंच गए, हजूर हम आए सो मोटो लेते हैं। आज भी जब इन्होंने आगाज़ किया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। कल उन 2 नामी ग्रामी जजेस ने, जिसको आज मरीम नवाज साहबा ने अपनी तकरीर में आड़े हाथों लिया, ये इसी तरह होगा। मैं हकीकत यह है कि आज कॉलम लिखा है, कल छपेगा। मैंने आज कॉलम में पिछली दफ़ा लिखा था रियासत बंद गली में, आज मैंने कहा रियासत में मुकाबला रियासत। इसके इशारे कनायत मैंने दिए थे। हकीकत यह है कि वही सूरत हाल है कि मैं जिसको कहता हूँ कि उसी में आ जाते हैं कि जेल भरो तहरीक तो अपने मंतकी अंजाम पे पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटर ले लिया और 100 मोटर के ऊपर क्या हो गया, तकलीफ दे सूरत हाल से दो चार होना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन नजर आई। पहली जो बात है कि ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया कि ये कोर्ट कोई फैसला करे, इमरान खान साहब को मसनद इख्तियार में बिठा दे, अब ये फैसला मानने वाला नहीं है। ये ना करे वो भी कोई मानता नहीं है। अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि ये कमाई सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहनत से कमाई है। मरीम नवाज साहबा की तकरीर जो है, मैं अगर हकीकत से चंद टुकड़े सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने कहा है वो अगर लग जाए तो आपके सामने आ जाएंगे उन्होंने क्या कहा है। और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। और जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गए, तो याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। इमरान खान साहब ने भी तकरीर की है। अभी इमरान खान साहब की तकरीर घिसी पिटी है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनको पता है कि उनको वो चाहते थे कि किसी तरीके से, मैं आज उन्हें ऐलान करना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगी तो उसके बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वो ये तय हुआ था कि इसको मुलतवी कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 बजे के अमल के बाद। ज़ाहिर इसलिए इसे गिरफ्तारी भी नहीं दी। अब वो भी न इधर न उधर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, काजी फैज़ ईसा साहब और सरदार मसूद साहब नंबर 3, काजी फैज़ ईसा साहब नंबर 2, दोनों जजेस नहीं हैं। आपने 9 जजेस रखे, उनमें 2 जजेस वो रखे जिसके ऊपर बिल्कुल सही कहा है जस्टिस जमाल खान बंदू खैल ने कि 2 जजेस जो हैं उन्होंने अपने ओपिनियन दे दिए और कहा इसमें सू मोटा लें और इलेक्शन करवाएं। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अहमद निहाल साहब, आपने भी अपना ओपिनियन दे दिया, आप 3 तो बेंच का हिस्सा बन ही नहीं सकते। चुनाचे वो कमेंट भी इनकॉर्पोरेट हो गए। अब मैं कहता हूँ कि इसी तरह चलता रहेगा, वो शक इसको खाते में नहीं लाते। अतर मिनल्ला साहब जो मंसूर अली शाह साहब के कमेंट भी खाते में नहीं लाते, जो ये कह रहे हैं कि जी हमें पहले ये देखना होगा कि परवेज़ इलाही साहब ने अपनी फ्री विल के साथ की है और वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आया उनके ऊपर कोई दबाव था? वो परवेज़ इलाही साहब जब खुद अपने मुंह से कह चुके मेरे पे दबाव है, खुद कह चुके मैं नहीं करना चाहता हूँ, करने के बाद भी कह चुके हैं बड़ा गलत फैसला है, मैं कहता रहूँ ना करें ना करें, हमको 4-5-6 महीने काम करने थे इमरान खान साहब, ये अपनी टीवी में कहते रहे। अब अंदाज़ा लगाएं कि आइन के अंदर ये चीज़ इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी कि आपको चीफ मिनिस्टर जो है, एक बंदा जो है पूरे पंजाब के 450 बंदों की किस्मत से खेलेगा। ये तो नहीं हो सकता था कि उनको वो एक यकजुंबश कलम घर भेज देगा, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर देगा। अब ये भी नहीं पता कि जी ये असेंबली होंगी तो जो मरकज़ी हुकूमत है उसका क्या बनेगा और इलेक्शन कौन कराएगा। और अगर ये हुकूमतें कायम हो जाए 90 दिन के अंदर और फिर मरकज़ी हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो होने आए अक्टूबर-नवंबर में, वो कौन करवाएगा। तो चुनाचे ये सारी चीज़ सामने आ गई। लेकिन उससे बड़े सवाल ये आ गए कि मुसाहिर अली नकवी साहब के बारे में आज एक एडवोकेट दाऊद साहब है, उन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दिया 8-9-10 प्लाट की, जो अरबों रुपए की जायदाद है जो उस बंदे ने बनाई हुई है। कर लें बात, बिठाएं 9 जजेस में,
भूल जाएं कि परवेज इलाही साहब के साथ उनकी वीडियो भी आई है, वो एक जिसको कहते हैं उसको फॉरेंसिक भी नहीं करवाते सुप्रीम कोर्ट वाले। उसने मोहम्मद खान भट्टी एक जराइम पेशा आदमी को घर में पनाह भी नहीं दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और जसमीन राशिद साहब के डोगर साहब की गुफ्तगू को भी भूल जाएं जिनको रिलीफ दिया गया इन 2 जजेस ने, जो मॉनिटरिंग जज जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी। लेकिन बात बहुत फंस गई है। देखिए ये अल्लाह के काम है, अल्लाह की देन है। किस तरीके से आप लोग फंस चुके हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की लोगों की ज़ुबानें खुल चुकी हैं। जिस रवानी से मरियम नवाज ने आज तकरीर की और एक एक लफ्ज़ सारे पाकिस्तान के चैनल्स ने बनो आन नशर किया, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नापैता पहली दफ़ा हुआ है। ये अनहोनियाँ इसलिए हो रही हैं कि अनहोनियाँ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। अब कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट से किसी चीज़ से खाइफ नहीं है। मेरा ये खदशा था और मैं हकीकत है बहुत मैं दहल जाता था और मैं कह चुका था दबे अल्फाजों में। आज मैंने कॉलम लिखा है, कल सुबह अखबारों में छपेगा। मैंने यही कहा है कि रियासत बमुकाबला रियासत आईनी इदारों के सामने आ गए हैं। ये मैं पहले कई दफ़ा मलफूफ अंदाज में कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करता है और लेजिस्लेटिव कमीशन नहीं मानता, कल ये करना है। सुप्रीम कोर्ट किसको कहेगा? फौज में कहता है उसको पकड़ लो, वो नहीं पकड़ते, फिर क्या करेंगे? और ये हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी रियासत है वो ऑलरेडी तबाही के दहलीज पे है। सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं और उससे बड़े ज़िम्मेदार जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने उनको जेब की घड़ी बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट को या हाथ की छड़ी बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट को। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया है, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, एक ऐसी कैफियत में डाल दिया है कि जब इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान से बाजवा साहब के खिलाफ एक जो तहकीकात होनी चाहिए, दयानतदारी का तकाज़ा। इमरान खान साहब मैं तुम्हारे साथ, मैं अल्लाह मियाँ को हाजिर नाज़िर जान के कसम कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दिलो जान से खड़ा हूँ। तुम कहो कि बाजवा साहब के 6 साल दौर 29 नवंबर 2016 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक जनाब बाजवा की सारे दौर की तहकीकात करानी चाहिए। और जो उससे शराकत जुर्म है, जिन्होंने शरीक जुर्म रहे हैं, जिस घोड़े पे सुप्रीम कोर्ट के घोड़े पे सवार होकर ये वारदातें करते रहे, जो सियासतदान को मोहरा बन के काम में दिखाता रहे, चाहे 5 साल में आप मोहरे बने रहे हो या पिछले उसके 7 महीने में 6 महीने में ये हुक्मरान बने रहे हैं, सब के बारे में जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, गुशमाली होनी चाहिए। एक दफ़ा बाजवा साहब को पकड़ लें और सारी इंक्वायरी करा लें, उसके सारे जितने उसके मोहरे थे और जितने उसके घोड़े थे सारे पकड़े जाएँ। पाकिस्तान तो खैर जहाँ पहुँच चुका है शायद वहाँ से ना निकल सके, लेकिन कुछ पाकिस्तान को यह आसूदी होगी कि पाकिस्तान की इस बर्बादी से, खुदा न खासा बर्बादी से पहले उसके जो वारदाती हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचा दिया गया था। काश यही हो जाए। इमरान खान साहब यही कर दो, बाजू की इंक्वायरी करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हल्फन कसमन कहता हूँ। लेकिन दयानतदारी, दोगलापन नहीं, मुनाफकत नहीं, दयानतदारी कि जी पूरे उसके 6 साल की इंक्वायरी कराओ और उससे पहले 2 साल राहील शरीफ की भी इंक्वायरी कराओ। अल्लाह करे कि रियासत मुकाबला रियासत जो है ये वाक़या ना हो पाए। किसी तरीके से अल्लाह हमें मौजूद आज हमें बच जाए। हुमा अलैना इल्लल बलाग।